बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बहुत सारे मामला जो हैं वो उभर कर सामने आ रहे हैं। कुछ सियासी मुलाकातें हो रही हैं, कुछ पिछले अदवार में जो लोग नाराज़ थे वो भी एक दूसरे से राब्ते कायम भी कर रहे हैं, कुर्बतें बढ़ाई भी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि दिसंबर की सर्दी में सियासत गर्मा गर्म हो रही है। पिछले दिनों एक बयान जो बहुत ज़्यादा लोग सुन रहे हैं, उस पर बात हो रही है, एक दूसरे से चमगोइयाँ कर रहे हैं, वो है जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के इल्जामात जो कि उन्होंने मोहतरम इमरान खान साहब पर लगाए। और उसकी तरदीद में जहांगीर तरीन साहब को भी हमने उनका ट्वीट भी देखा जिसमें उन्होंने कहा कि ये सारे इल्जामात को मैं रद्द करता हूं, मैंने कभी कोई इस तरह से माली मदद नहीं की। इसी तनाजुर में आज जब काबीना का इजलास हुआ तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने तमाम वज़रा को तंबीह कर दी, बल्कि रोक दिया कि जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के बयानात पर किसी किस्म का रद्द अमल देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि हुकूमती तर्जुमानों की जानिब से ये कहा जा रहा था कि हम जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन पर हतक इज़्ज़त का दावा भी करेंगे। इसी तनाजुर में ज़ाहिर है जब ये डिबेट बढ़ रही थी तो शबर ज़ैदी साहब का वो सारा मामला जिसमें उन्होंने कहा कि खुदा न खास्ता मुल्क जो है वो करप्शन की तरफ जा रहा है या बैंकरप्ट हो सकता है, तो इस पर भी काफ़ी ज़्यादा चेमगोइयाँ थी। लेकिन फिर उन्होंने भी उसकी वजाहत की। उन्होंने कहा एक लंबा सेशन जो मैंने किया था उस पर तो किसी ने सवाल नहीं किया। सवाल कर रहे हैं अगर मईशत का, तो मईशत जिस दहाने पर खड़ी है, अगर हमने आज इस्लाहात नहीं की तो ऐसा हो सकता है। उनके कहने का ये मकसद था। बहरहाल हुकूमती तर्जुमानों की अपनी एक लिए दिए है, लेकिन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गैस की बंदिश के मामले पर कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया। 7 मकामात पर यह एहतजाज जो है वो किया गया। लेकिन इस एहतजाज में खुद अहम तरीन सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये भी है कि सूबाई हुकूमत की हैसियत से वो यहाँ पर क्या डिलीवर कर रही है। लेकिन बहरहाल उन्होंने वफाक के ऊपर काफ़ी तीर बरसाए हैं। मुझे बताया जा रहा है कि इस वक्त मेरे साथ जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन जो हैं वो टेलीफोन लाइन पर आ गए हैं। तो ज़रा पहले उनसे पूछ लेते हैं कि जो बातें वो कह रहे हैं उसका कोई सबूत भी है उनके पास या नहीं है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल स्टंट लोग कह रहे हैं कि हो सकता है, सस्ती शोहरत भी हो सकती है। और जब आप खुद एक मनसब पर फाइज रह चुके हैं उसके बाद जब आप इस तरह की बात कहते हैं तो आपके पास सबूत बहरहाल होने चाहिए। तो ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब से। अस्सलाम वालेकुम जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब। सर फरमाइएगा कि जैसे मैंने कहा कि जब आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं जो कि अब ज़ाहिर वज़ीर आज़म हैं, उस वक्त ज़ाहिर आप उनके साथ है पार्टी में, इमरान खान के हवाले से जो गुफ्तगू आपने की है, सबूत क्या है आपके पास जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने हुकूमत के बारे में कुछ नहीं कहा। अच्छा। मैंने उस जमाने के बारे में भी कुछ नहीं कहा कि जब से इमरान खान गुजरात उज़्मा पर मुतमक्किन है। ठीक है। मैंने तो उस जमाने की बात की है जिस जमाने में मैं PTI में था, और जाहिर है कि कुछ अहमियत थी मेरी वहाँ पर, तो उस जमाने की मैंने बात की है। पहली बात तो ये है। और जहाँ तक के जो मैंने अर्ज किया है वो सही है या गलत है, तो वो बिल्कुल सही है। उसमें किसी किस्म की भी कोई दरोगोई का मसला नहीं है। अच्छा। जहाँ तक के हतक के इज्जत का ताल्लुक है, इमरान खान के बारे में बात हुई है। अगर वो चाहें तो वो डेफेमेशन का सूट फाइल कर सकते हैं, अगर वो चाहें तो डेफेमेशन की बुनियाद के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये हुकूमत के दीगर लोग जो हैं वो किस नौइयत की धमकियां दे रहे हैं। उनके बारे में तो मैंने कोई बात नहीं की। मैंने तो इमरान के बारे में और इमरान के जो खानगी अखराजात हैं उनके बारे में बात की है। तो अगर कोई शख्स एग्रीड हो सकता है तो इमरान खान हो सकता है। इनसे क्या ताल्लुक है उन बातों का? जैसे साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर वक्त के वज़ीर आज़म के खिलाफ आप बात कर रहे हैं। और गो के ठीक आपने फरमाया कि आप उस वक्त के तनाजुर में बात करें, लेकिन जो हम सुन रहे हैं, जो हमारे पास इत्तलात हैं, वो ये कि भाई जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब जो हैं ये सस्ती शोहरत के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये स्टंट है उनका एक, सिर्फ इसलिए कि वो भी एक लाइमलाइट हासिल करना चाहते हैं। ये सस्ती शोहरत का मामला है, पार्टी से निकाले जाने का गुस्सा है जो अब आप ये सारी चीज़ें सामने लेकर आ रहे हैं। और बार बार मैं सवाल तकरार से करूंगी, सबूत कोई नहीं दिया आपने सिर्फ वर्बल एक बात कह दी है। सबूत क्या है आपके पास?
देखें, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ना शोहरत की ज़रूरत है, ना पोजीशन की ज़रूरत है, ना मेरे अखराजात ऐसे हैं कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। इस तरह की कोई बात किसी नौयत की भी ऐसी बात नहीं है। ये जो भी इंटरव्यू मेरा हुआ, ये एक इत्तेफाकी बात थी। मैं इंटरव्यू कर रहा था, वहाँ पर ये क्वेश्चन पैदा हुआ इनकी दयानत के बारे में। तो दयानत के तो आपको पता है कि कई फैसेट्स हुआ करते हैं। अब उसमें से एक फैसेट ये भी है कि अगर आप अपने खर्च खुद बर्दाश्त ना करते हों, कोई और लोग करते हों और वो एटीएम के नाम से मशहूर भी हों, तो इस नौयत से वो बात हुई थी। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह किसी शोहरत की ज़रूरत नहीं है, किसी पोजीशन की ज़रूरत नहीं है। 2 मरतबा मुझे इस कौम ने सदारती उम्मीदवार के तौर पे नॉमिनेट किया। एक मरतबा लॉयर्स मूवमेंट ने किया, दूसरी मरतबा खुद पीटीआई ने किया। और पीटीआई को मैंने उसूली मौक़िफ़ की बुनियाद के ऊपर खैरबाद कहा, और उस वक्त कहा जब पीटीआई पावर में आने लगी थी। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की कोई बातों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मसला जो है वो ये है कि जब जूता आपके पाँव को काटता है तो फिर आप जूते को दीवार से मारते हैं या जो भी आपको करना है आप करते हैं। तो जब कोई जवाब नहीं बनता तो इस तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन अब आप जैसे खुद एक मिसाल दे रहे हैं जूते के काटने की, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको पार्टी से निकाल दिया गया जस्टिस साहब, इसलिए आप शायद ये रद्द अमल में कर रहे हैं। लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे अभी, जहांगीर तरीन साहब इंपॉर्टेंट शख्सियत रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जितने भी उनके इख्तलाफात हों वो अपनी जगह। जब आपने ये बयान दिया सर, तो उन्होंने पूरी तरह कुल्ली तरीके से आपको रद्द कर दिया। उन्होंने कहा ये मैंने कभी किसी को पैसे नहीं दिए। और मेरी इतलात भी ये है कि जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि अगर कोई पैसे मैं दूंगा तो मैं ही एडमिट करूंगा ना, दूसरे को किसी को कैसे पता। तो ये मौकिफ जब उनका सामने आ गया तो आपकी तो ये सारी बात रद्द हो गई जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब। देखें, ये तरदीद बिल्कुल मुतवक्का थी। ये कोई किसी भी नौयत से जहांगीर तरीन का डिनायल जो है ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था। ये एक्सपेक्ट किया जा सकता था, एक्सपेक्ट किया जा सकता है, मजीद भी वो आगे जा सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है। लेकिन बुनियादी बात जो है वो ये है कि जहांगीर तरीन साहब का एक किरदार रहा है। जहांगीर तरीन साहब के मामलात अदालतों के अंदर भी चले हैं, दीगर जो जहाज वगैरह के सिलसिले हैं वो भी रहे हैं। फिर हमने कुछ इंक्वायरीज की थी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बारे में, तो उसके नतीजे में हमारे ट्रिब्यूनल ने जहांगीर तरीन को पार्टी से निकाल दिया था। इमरान खान ने उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये बहुत सारी बातें हैं, जब ये मामला चलेंगे तो ये सब चीजें जो है सामने आएंगी। और वो जो कहा जाता है कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। अच्छा, लेकिन जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, देखें आप इमरान खान साहब के नज़दीक रहे, हमें वो लम्हात आज भी याद हैं जिस तरह आप स्टेज पर जाते थे। इमरान खान साहब उस वक्त ज़ाहिर वज़ीर आज़म नहीं थे, लेकिन आप उनके साथ साथ होते थे, आप उनके हर मौक़िफ़ की तायीद करते थे। उस वक्त जो इल्ज़ामात लगाए गए इमरान खान साहब की जानिब से नवाज शरीफ साहब पर, जो कि उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, वो कितने दुरुस्त थे? और आप समझते हैं कि उसी तनाजुर में आपका ये बयान भी ज़ाहिर फिर लोग उसको भी उतनी वेट देने की कोशिश करेंगे ना कि अगर उस वक्त ये गलत थे बयान तो आज भी आप शायद गलत बयानी से काम ले रहे हो जस्टिस साहब? देखें, मैं जिसको कहते हैं व्हील्स विद इन व्हील्स की पॉलिसी के ऊपर अमल नहीं किया करता हूँ। अच्छा। इस वक्त एक मुद्दा सामने है, उससे हम डील कर रहे हैं। अब मैं उसको डेविएट करके नवाज शरीफ की तरफ ले जाऊं, उसको मैं डेविएट करके गिलानी की तरफ ले जाऊं, उससे डेविएट करके एक और प्राइम मिनिस्टर जो फारिग हुए थे उनकी तरफ ले जाऊं, मैं वो बिल्कुल नहीं करूंगा। ये वो टाइम नहीं है और ना इसकी कोई रेलेवेंस है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन सरबराह कौमी इत्तेहाद पार्टी हमसे बात करने के लिए। वो अपने स्टांस में क्लियर हैं, कह रहे हैं जो बातें मैंने कही हैं मैं बार बार उनसे सवाल कर रही हूँ कि सबूत क्या है, तो उस मौके पर वो बहरहाल नहीं आए हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कहा कि जो चीज़ें मेरे सामने थी वो मैंने यहाँ कर दी हैं। यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं और ज़रा ब्रेक से वापस आते हैं। तो खानेवाल के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपसेट हुआ या ये रिवायती नशिस्त थी और मुस्लिम लीग नवाज ले उड़ी? लेकिन क्या इसके साथ साथ बढ़ती हुई महंगाई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो इसको ज्यादा टफ टाइम दे रही है रादर टू ऑपोजिशन? राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू आर वाचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे कहा कि जरा अब हुकूमत से भी बात कर लेते हैं और ऑपोजिशन से भी। खानेवाल के अंदर एक अपसेट कह सकते हैं शायद, या नहीं कह सकते, इसको इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जो मुझे ज्वाइन करने जा रही हैं। जमशेद इकबाल चीमा, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और निहाल हाशमी, आप रहनुमाए मुस्लिम लीग नवाज के। तो जरा पहले हुकूमत से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि हुकूमत के लिए जो चार्जशीट फ्रेम करती है ऑपोजिशन, वो महंगाई के हवाले से करती है, उस पर मैं जरूर आऊंगी। लेकिन जमशेद इकबाल चीमा साहब, इत्तलात के मुताबिक जो जिसे कहते हैं जो नंबर्स हैं, उसमें आपने कोई खास किसी किस्म का जिसे कहते हैं टफ टाइम नहीं दिया मुस्लिम लीग नवाज को। जो फॉर्म 47 जारी हुआ है, लीगी उम्मीदवार राना मोहम्मद सलीम ने 74,653 वोट हासिल किए। क्या समझते हैं, खानेवाल में अपसेट हुआ या ये रूटीन था आपके लिए? नहीं, मेरे पास तफसीलात नहीं है, लेकिन मुझे ये मतलब अंदाज़ा हो सकता है कि अगर आपके पास कोई वोट के आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस प्रॉपर नहीं होगा तो मुर्दे वोट डाले होंगे। ये तो एक सामने आ गया, वरना बहुत ज़्यादा होते हैं मुर्दे हर हल्के में प्लस माइनस कोई 20-25 हज़ार हैं जो आप कह लें वोट मौजूद नहीं है, या मुर्दा है, या जिंदा है और हाजिर नहीं है, या जाली है। इस तरह की वोट जो है तकरीबन प्लस माइनस इतने वोट हैं। सो जो ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है वोट के आइडेंटिफिकेशन की, वो इससे ज़्यादा नुमाया होकर सामने आई है। दूसरी बात जो है कि हम जमहूरियत वाले लोग हैं, हम आप कह लें कि ताकत के बेरहमाना इस्तेमाल वाले लोग नहीं हैं। ये आप कह लें कि बड़ी कराची में आपको पता ही है मुस्लिम पीपल्स पार्टी के कितने वोट हैं, लेकिन फिर भी वो ज़िमनी इलेक्शन जीते। नॉर्मली ज़िमनी इलेक्शन जीतने का रवाज ये होता था कि हमेशा गवर्नमेंट जीतती थी। ये पहली बार है कि गवर्नमेंट जो है वो हारती भी है, जीतती भी है। सो यही होना चाहिए। वोट की जो जैसे इज्जत कहते हैं, इज्जत देते नहीं है, हम कहते हैं इज्जत वोट को दो। और वोट को इज्जत देने का तरीकाकार यही है कि जिसको वोटर जो है वो लेके आ जाए, वो सामने आ जाए, जिसको वोट रिजेक्ट कर दे वो रिजेक्ट हो जाए, घर बैठ जाए, और फिर वो रोए ना। फिर वो आप कह लें कि किसी पे इल्ज़ाम न लगाए, अदारों पे इल्ज़ाम न लगाए, दूसरे लोगों पे इल्ज़ाम न लगाए, ब्लैकमेल ना करे अदारों को। सो आप कह लें वहाँ पिछली बार भी मुस्लिम लीग नून जीती थी, ओरिजिनल सीट मुस्लिम लीग नून की थी, वहाँ दोबारा वो जीत गए हैं। हम उनको खुले दिल से मुबारकबाद देते हैं। हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं है कि हम जीतें, वो जीतें। एंड पे ये होना चाहिए कि सारे लोग बोलें कि जी इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ है। छोटी मोटी आप कह लें कोई मिस मैनेजमेंट, छोटी मोटी किसी चीज़ के बगैर, उसमें छोटी मोटी गलतियों के अलावा बाकी ठीक हुआ है। तो ये रिक्वायरमेंट है जमहूरियत की। जमहूरियत इस तरह जीतेगी और दूसरे को मैंडेट को मानने से जमहूरियत चलेगी, और यही रिस्पेक्ट है। अदरवाइज़ ये जो आप कह लें कि आते ही किसी को कह दें, मतलब यहाँ निहाल हाशमी साहब बैठे हैं, तो हाशमी साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, वो इलेक्टेड रहे हैं, ठीक है, उन्होंने वोट लिए हैं, ये एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वोट लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मुझे उसी पे डाउट है तो फिर बाकी इज्जत क्या बचती है? मेरे नज़र में उनकी इज्जत क्या बचेगी? जिस बात जो बेस है मेरी उनकी इज्जत करने की। सो इनके लिए भी ये सबक है कि ये जिसको जहाँ जहाँ मैंडेट मिला उसकी इज्जत किया करें। ये नहीं करते। ये आप कह लें कि मीठा मीठा हप और कड़वा तो ये जो रवाज है यहाँ पे सियासत में वो खत्म होना चाहिए। हमने उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें हमसे सीखना चाहिए। आई अप्रिशिएट सर, लेकिन मैं सर ये पूछना चाहती हूँ फिर ना कि कारकर्दगी की बुनियाद पर, इसका मकसद है अवाम ने आपको वोट नहीं दिया और जो रिवायती सीट थी मुस्लिम लीग नवाज की वो ले गए, मजीद उम्मीद अवाम ने आपसे छोड़ दी है। क्या इसको इस तनाजुर में देख लूं फिर मैं, जमशेद चीमा साहब? नहीं, पहले भी तो उन्होंने इतना ही साथ दिया था ना हमारा कि हम कुछ वोटों से हार गए थे, और अभी भी उतने ही वोटों से तकरीबन हार गए हैं उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में। इसका मतलब है कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम लीग नून का वोट ज़्यादा है। जब आप कह लें यही राना सलीम साहब हमारी तरफ से, तो उस वक्त राना सलीम साहब हार गए थे, और ये जो आप कह लें ये निशात डाहा साहब उस तरफ थे, तो निशात डाहा साहब उधर जीत गए थे। सो इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून का वोट उधर ज़्यादा है। हमें लोगों ने अगर रिजेक्ट करना होता तो हमारा वोट कम हो जाता। हमें लोगों ने आप कह लें कि हमारी कारकर्दगी की बात होती है, हमारा वोट कम हो जाता। हमारा वोट कम तो नहीं हुआ, या इनका वोट बड़ा तो नहीं है। बेसिक बात जो है कि आप कह लें वोट तो प्लस माइनस हो ही रहे, पहले भी इनका ज्यादा था, अभी वहां पे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनका वोट ज्यादा है। सर एक मिनट रुकिएगा, निहाल हाशमी साहब आप भी हमारे साथ ही हैं। सर फरमा दीजिए कि पहले तो मुबारकबाद कबूल करें जमशेद चीमा साहब की, उसके बाद मुझे ये फरमाएं कि क्या आपने रिवायती सीट जीत ली या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट नहीं पड़ा? आपका बयानिया जीता है या इनकी कारकर्दगी फेल हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सना, इसमें दो चीजें, एक तो है कि
इनकी जो गवर्नेंस है, सिर्फ महंगाई की बात नहीं, गवर्नेंस की बात है। ठीक है। और दूसरे वो नजरियात के वोट हैं और वो बात है जो माजी में 2008 से लेकर 18 तक शहबाज शरीफ साहब के अदवार में लोगों ने देखा कि उनके बच्चों की तालीमी दरगाहों को भी अपलिफ्ट किया गया, उनके इलाज मुआवजे की सहूलत को भी बेहतर किया गया, उनके यहाँ सफरी सहूलत भी बेहतर की गई, महंगाई का भी खात्मा किया गया और पाकिस्तान की हर चीज़। देखिए आज का पाकिस्तानी बड़ा बाशऊर और बड़ा बाखबर है। उसकी वजह यह है कि आज सोशल मीडिया के जरिए उन्हें हर चीज़ का मिनट मिनट की खबरें मिलती रहती हैं। तो एक तो नजरिए का वोट होता है, कुछ राइट के लेफ्ट के वोट होते हैं। अब पाकिस्तान में एक प्रो नवाज शरीफ वोट है और एक एंटी नवाज शरीफ वोट है। तो जो प्रो नवाज शरीफ वोट है, पहले भी 2018 में भी हम इस सीट को जीत चुके थे और गालिब अक्सरियत पंजाब में हमारी थी, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे पंजाब के। तो ये कोई बहुत ये अचंभे की बात नहीं, ये एक सुनहरा मौका था इस गवर्नमेंट के लिए, पीटीआई के लिए, कि वो कहती कि अगर ये सीट खाली हुई है तो हमने 3.5 साल में जो वादे किए थे हमने तब्दीली की, वो तब्दीली हम लेके आ गए। हमने अपनी गवर्नेंस को बेहतर किया, हमने तब्दीली दिखा दिया, हमने 90 रोज के अंदर करप्शन का खात्मा कर दिया, हमने आटा को 30 रुपए से 25 रुपए या 20 रुपए पे ले आए, हमने रोजगार के नए मौके दे दिए, हमें नए तालीमी दरगाहें खोल दी, हमने अच्छे अस्पताल और सेहत की सहूलतें दे दी। तो शायद ये वोटर्स इनके तरफ माइल हो जाते। अच्छा। अभी वोटर्स मुकम्मल तौर पे मायूस हुए हैं, मायूस हुए निजाम से और इस हुकूमत बिलखुसूस इसका जो भी ट्रैक रिकॉर्ड मायूस रहा तो है, वो ऑपोजिशन से भी हो गए निहाल साहब, फ्रेंडली स्पीकिंग वो मायूस तो ऑपोजिशन से भी हो गए, मैं उस पर आती हूँ। लेकिन जमशेद चीमा साहब, ये इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर पहले जमशेद चीमा साहब है ना मेरे साथ, सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एहतजाज कर रही है बिलखुसूस गैस की किल्लत, सिंध में गैस नहीं आ रही। हम्माद अजहर साहब ने कहा था कि कुछ भी हो जाए हम आपको 3 वक्त तो गैस देंगे, यानी सुबह शाम और रात के औकात में आपके पास गैस मैसर होगी। सर क्या स्ट्रैटेजी आपने प्लान की थी कि लोगों के घरों में सार्फिन परेशान है? मैं पंजाब, आप खुद पंजाब में बैठे हुए हैं, मैं सिंध का आपको बता सकती हूँ, यानी लिया से कश्मीर तक लोगों के पास गैस नहीं है। वजह क्या है आपकी स्ट्रैटेजी जमशेद साहब? मुझे नहीं समझ आती कि आप लोगों की याददाश्त इतनी वीक क्यों है। आपको पता है 2017 में, 2016 में, 2018 में फैसलाबाद हमेशा सर्दियों में बंद होता था और मजदूर जो है वो भूख हड़ताल किया करते थे, सड़कों पे होते थे और हमारी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट कम हो गई थी उसकी बुनियादी वजह गैस इंडस्ट्री को गैस की फराहमी ना होना थी। हमने गैस इस वक्त आप कह लें कि पेशावर से लेके अगर आप फैसलाबाद तक जाएँ तो यहाँ पे 2300 फैक्ट्री है, 2300 बड़ी फैक्ट्री है जो गैस पे चलती है। 2300 फैक्ट्री में से इस वक्त 1770 फैक्ट्रियां जो है उनको गैस अनइंटरप्टेड दी जा रही है, उनका प्रोडक्शन का कोई लॉस नहीं है। नंबर 1, 1770 फैक्ट्रीज को अनइंटरप्टेड गैस दी जा रही है, प्रोडक्शन का कोई लॉस नहीं है। जिन फैक्ट्रियों को 500 या 600 फैक्ट्री को गैस नहीं दी जा रही वो फैक्ट्रियां हैं जो गैस से बिजली पैदा कर रही थी। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास बिजली एक्सेस है, हमारे पास मौजूद है बिजली आप और गैस कम है, लिहाजा गैस से बिजली पैदा ना करें, जो हमारा रेगुलर कनेक्शन है बिजली का उसे यूज करें। सो उन फैक्ट्रीज को बिजली पैदा करने के लिए फैक्ट्रीज को गैस हमने नहीं दी, बाकी तमाम फैक्ट्रीज को गैस दी जा रही है। बाकी बात रह जाती है कि घरों के जो गैस ये 2017 में भी इतनी थी, 18 में भी इतनी थी, 16 में भी इतनी थी। सर्दियों में जब भी दिसंबर एंड आता है या जनवरी आता है उस वक्त गैस शार्ट होती है। ये एक मुस्तकिल रेगुलर प्रोसेस है, हमने लाइनें बेहतर करके प्रेशर बेहतर किया है, वरना तो नॉर्मली आप कह लें कि गर्मियों में भी गैस नहीं होती थी। हमने गैस की सप्लाई को बेहतर किया है। ये जो शहबाज शरीफ साहब स्पीचेस करते फिरते हैं ये गलत बात कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं आज। और वो बेसिकली जो अभी दो इश्यूज आ रहे हैं, एक महंगाई और गैस, ये दो बातों पे वो कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, और दूसरी जो स्पीच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये जो बहुत सारे प्रोग्राम लोग कर रहे हैं, जस्टिस वजी के प्रोग्राम कर रहे हैं। जस्टिस वजी का प्रोग्राम करने का मकसद क्या था? मकसद ये है कि रिसेंटली शहबाज शरीफ की 16.3 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई, जिसमें
जिसमें 28 लोगों के 28 उनके मुलाजमीन के आप कह लें अकाउंट के थ्रू पैसे गए। 16.3 अरब रुपया था, उसमें 70,000 ट्रांजैक्शन हुई है, 70,000 ट्रांजैक्शन हुई है। और उनके मुलाजम जो थे, एक ही मुलाजम जो है वो हमजा साहब को और शहबाज शरीफ को एक अकाउंट से निकाल के दूसरे को देता रहा, वो लिंक डेवलप हुआ और ये ओपन एंड शट केस बन गया मनी लॉन्ड्रिंग का, शहबाज शरीफ का और हमजा शहबाज का। ये दोनों इस केस से किसी भी तरह बच नहीं सकते जिस तरह इन्होंने लोगों से पैसे लूटे हैं। औरंगजेब भट्ट की बात कर लें कि जिसने 50 लाख रुपया दिया और गुजरात में ब्यूटिफिकेशन का वो चेयरमैन बनाया गया, वो 50 लाख रुपया शहबाज शरीफ के अकाउंट में जमा हुआ और अता तारड़ ने उसको आप कह लें कि अपॉइंटमेंट लेटर दिया। इन्होंने तो लूट लिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। लेकिन शब्बर जैदी साहब ने, गो के उनकी काफी लंबी थी, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने बहुत ज्यादा मुख्तलिफ फैक्ट्स दिए थे, वो मीडिया ने लिफ्ट अप नहीं किए, लेकिन मेरी एक बात उठा ली कि मुल्क खुदा न खास्ता बैंकरप्ट हो सकता है। सर, गैस के मामले पर हम गलत हो सकते हैं, हमारी इत्तलात गलत हो सकती है। बाकी दुनिया मतलब पाकिस्तान के जितने नेशनल मीडिया चैनल्स हैं, उन्होंने ये खबर चलाई कि आपने सही वक्त पर LNG के टेंडर्स ही नहीं किए, आपने गैस मुल्क में खुद जो है कमियाब कर दी। इस पर बताइए, नहीं स्ट्रेटजी नहीं है ना, गवर्नेंस कहते हैं सर इसको, आपके पास प्लानिंग नहीं है, आपके पास लोग ऐसे नहीं है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। क्या कहिएगा? देखें, पहली बात तो ये शब्बर जैदी साहब ने खुद तरदीद की और दूसरी बात है कि हकायक क्या हैं या फिगर्स क्या हैं। शब्बर जैदी साहब का जैसा कोई और बंदा बात कर सकता है। हकायक ये है कि जब हमने पाकिस्तान लिया, हमारी हुकूमत आई, तो 7 अरब डॉलर के टोटल आपके रिजर्व थे इस मुल्क में ये स्टेट बैंक के पास। आज वो 17 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। उस वक्त 3 महीने की इम्पोर्ट के पैसे नहीं थे और इसे टेक्निकल डिफॉल्ट कहते हैं। आज 3 महीने की बजाय 6 से 7 महीने की इम्पोर्ट के पैसे हमारे पास स्टेट बैंक के पास पड़े हुए हैं। किस बेस पे वो कोई बंदा, इसको कोई भी बंदा, ये बात पे शब्बर जैदी की नहीं कर रहा, उन्होंने इनकार कर दिया, कोई भी बंदा जिसमें अकल हो, जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, जिसको मैथ आता हो, वो बात किस बुनियाद पे कर सकता है? रूल कानून क्या है कि आपके पास 3 महीने की आप कह लेंगे इम्पोर्ट के पैसे हैं या नहीं, या जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज में जो करंट पैसे लगे हुए हैं वो अगर वापस मांग ले वापस दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अगर आप ना दे सकें तो इसका मतलब है टेक्निकली आप डिफॉल्ट कर गए। अगर आप ओवरऑल पैसे ना दें इंटरनेशनल, तो आप डिफॉल्ट कर गए। ये दोनों लफ्ज हम पे सादक नहीं आते, लेकिन जिस वक्त हमारे पास हुकूमत आई थी उस वक्त ही सादक आते थे। दूसरी बार ये पाकिस्तान की तारीख में 3 बार ऐसा हुआ है कि जब टेक्निकली मुल्क ने डिफॉल्ट किया है। एक बार उस वक्त किया था जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी, अगले साल 2009 में ही हुआ था, फिर ये कि 2018 में ही हुआ, और उससे पहले ये 1963 से 64 में हुआ था। ये 3 बार ऐसे वाकयात हुए हैं कि जब टेक्निकली मुल्क ने डिफॉल्ट किया। हमारे दौर में ऐसा बिल्कुल नहीं। की सब्सिडी दे रही है अवाम को। निहाल हाशमी साहब से मैं पूछूंगी कि ये सब्सिडी जो है अवाम तक पहुंच रही है या नहीं। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते जाते निहाल हाशमी साहब 1 खरब की सब्सिडी दे रही है हुकूमत अवाम को। ज़ाहिर जमशेद चीमा साहब ने जो गुफ्तगू की वो आपने ज़रूर गोशगुजार की होगी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जब अपोजिशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कितना ये 1 खरब की सब्सिडी आपको ग्रास रूट लेवल पर या कम से कम सरफेस पर दिखाई देती है? देखिए सना, आपने जो बातें पूछी, मुझे हंसी आ रही थी जब जमशेद साहब बेचारे बड़ी लाचारी में एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बयान कर रहे थे। और वो भी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बयान कर रहे थे वो भी डिस्टॉर्ट था। आप हिस्ट्री में छोड़िए कौन क्या था, कब था, क्यों था, कैसे था, ये छोड़ दें। अभी जो इनके वजीर खजाना है रज़ाक दाऊद साहब, उन्होंने गुज़श्ता रोज कहा कि पाकिस्तान कंगाल हो चुका है। आपने कैसे कैसे लोगों को वजीर खजाना, वजीर तिजारत लगाए जो आकर के इंकशाफात करें, नए नए वाकयात के नए नए बाब खोल रहे। मसलन इससे पहले FPR का चेयरमैन शब्बर जैदी जो बातें कर गया, फिर जब गवर्नमेंट उस पर प्रेशर डालती है तो उस बेचारे को अपने जो ये बात ना करें ना कि प्रेशर डाल दिए, फिर आपको सबूत देने पड़ेंगे। आपको क्या पता प्रेशर डालती में था। आज की बात है, कल की बात है, इसको रज़ाक दाऊद साहब जो बयान कर रहे हैं उसको ये जमशेद चीमा साहब कैसे झुटलाएंगे। अब रह गया जो $1 अरब की सब्सिडी दे रहे हैं, 1 खरब बिल्कुल दे रहे होंगे, मैं एग्री करता
सकता हूं, मगर किसको जा रहा है वो पैसा? इनके उन कारकुनों को, उन सपोर्टर्स को, उन वोटर्स को जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है एज ए दुकानदार। ये सबसे बड़ा स्कैम होगा पाकिस्तान में कि जहां पे लोगों के खुराक के पैसे को ये खा गए। इनसे सबसे पहले पूछे कि 200 अरब जो इन्होंने डेली वेजर्स के लिए रखा था, जो एनसीओसी को मिला था कोविड में, वो पैसा आज तक रिलीज नहीं किया जा सका। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम प्लान है। जैसे 600 अरब आप खा करके शौकत तरीन साहब, जहांगीर तरीन साहब गायब हो चुके हैं, जिस तरह से नदीम बाबर साहब सैकड़ों अरब लेके जा चुके हैं, जिस तरह से आटा स्कैम में जा चुका है, जिस तरह एलएनजी में जा चुका है, मैंने अभी जाते हुए आपसे कहा था कि जिस तरह हुकूमत से अवाम मायूस हो रही है। निहाल हाशमी साहब, एक मिनट, ये भी एक टीका लगाने का तरीका। निहाल हाशमी साहब, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि अगर आप ये कह रहे हैं ना कि हुकूमत तो कुछ नहीं कर सकी, सर तो ऑपोजिशन भी कुछ नहीं कर सकी, मुस्लिम लीग नवाज सिंध में कहां खड़ी है सर? वेयर आर यू? सना एक बात आपको बताऊं, ये जस्टिस वजी ने अपनी जबान से बयान कर दिया है कि ये पैसे कहां से आते हैं और कैसे जाते हैं। ये अंडर द हैंड टेबल्स पैसे होते हैं, ये वो पैसे होते हैं जो। रुक जाइए निहाल हाशमी साहब, मुझे ये बताएं पहले आप सिंध में कहां हैं? पहले मुझे उस चीज का जवाब देना आप कि आप लोग सिंध में किधर हैं। जस्टिस वजी की बात तो अब दूर की हो गई ना, अब आगे चलें। नहीं, वी आर वेरी मच हियर, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। इसको सबसे पहले हमने इनिशिएट किया था। ये महंगाई है, मुझे याद है कि मुस्लिम लीग के सोशल मीडिया टीम के खुर्रम भट्टी और दीगर लोगों ने इसको इनिशिएट किया था, फिर पार्टी ने किया और मुसलसल कर रहे हैं। अभी आज अगर पीपल्स पार्टी कर रही है तो हम उसी दिन काउंटर नहीं करते, ताकि हर पार्टी अपना माफियूज ज़मीर बयान कर सके, अपना मतमा नजर बयान कर सके। इसी आप देख लीजिएगा चंद दिनों में मुस्लिम लीग भी एक भरपूर करती रही है माजी में भी। और फिर अब मुझे ये बताएं निहाल हाशमी साहब, ये जो आप अभी पहले बात कर रहे थे ना हुकूमत की, और हुकूमत के साथ जो बयानात चाहे वो शब्बर साहब दे रहे हैं या जस्टिस साहब दे रहे हैं, अब वो ज़ाहिर है खुद भी उसको मना भी कर रहे हैं। अब ये जो आप जुमला इस्तेमाल कर रहे थे, अभी मैंने सुना कि रिचार्ज कह रहे थे ना आप, तो ये किसको आप रिचार्जेबल कह रहे हैं और कौन रिचार्ज करवा रहा है उसको? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। सना एक बात आपको बताऊं, हाँ। ये जस्टिस वजी ने अपनी जबान से बयान कर दिया है कि ये पैसे कहां से आते हैं और कैसे जाते हैं। ये अंडर द हैंड टेबल्स पैसे होते हैं, ये वो पैसे होते हैं जो अकाउंट पे नहीं आते, जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होते हैं। और जहांगीर तरीन जो मैं नहीं कह रहा हूँ, शुगर कमीशन कह रही है कि शुगर के स्कैम में 600 बिलियन का स्कैम हुआ है। तो जहाँ 600 बिलियन का हुआ वहां पे 30 लाख रुपए कौन सी बड़ी बात है? और अभी भी शौकत तरीन के खिलाफ इन्होंने कुछ भी नहीं किया, उसको नवाजा जाता है, आज भी नवाजा जा रहा है, आज भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। मुस्लिम लीग का अगर कोई अपना सा भी कारकुन हो, वो नवाज शरीफ तो छोड़ दे, मरियम नवाज छोड़ दे, लेकिन अवाम को कुछ नहीं मिलेगा। जमशेद चीमा साहब, मुझे ये बता दें कि आपको बाय इलेक्शन में टफ टाइम मिल रहा है। खुद फवाद चौधरी साहब ने कहा कि पंजाब में हमें मुस्लिम लीग नून टफ टाइम दे सकती है, इसके अलावा कोई और जमात। लेकिन जब मैं पेट्रोल प्राइसेस पर आपके मामलात और बयानात देखती हूँ, खुशखबरियों की बातें की गई कि बड़ी खुशखबरी अवाम को देने जा रहे हैं। सर मेरी इत्तला थी कि आप कम से कम 12 रुपए पेट्रोल पे कम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। कल केपी में भी एक इलेक्शन है, उसमें आप सरप्राइज देंगे या सरप्राइज हो जाएंगे? देखें, ये अब कल इलेक्शन है, पता लग जाएगा। केपीके में कल इलेक्शन है, ज़रूर समझ लग जाएगी। आप रिसेंटली खान साहब मियाँ वाली में आए थे तो क्या था, सिकरदू गए हैं तो वहाँ क्या है, बाकी जगह जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे क्या है, वो सारा आपको पता है। और जब जहाँ पीडीएम जाती है वहाँ पे क्या है ये भी पता चलता है। वो इशू नहीं है। बात ये है कि हम बेच रहे हैं तेल 140 रुपये में, इंडिया बेच रहा है तेल 250 रुपये में। हमारे दोस्त कहते हैं कि मोदी बहुत बड़े लीडर हैं और बड़े कामयाब स्टेट्समैन हैं। कामयाब स्टेट्समैन 250 रुपए लीटर तेल बेच रहा है, हम बेच रहे हैं 140 रुपए। हमारा 140 रुपए महंगा लगता है, मोदी का 250 रुपए सस्ता लगता है। इनको बांग्लादेश का तेल भी सस्ता लगता है जो 180 रुपए में बेचते हैं। हम कह रहे हैं कि हम दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क हैं। ये 3 किस्म के सर्वे हैं जो ये साबित करते हैं कि हम दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क हैं। दुनिया में जो सबसे सस्ता मुल्क आप कह रहे हैं कि $354 पर कैपिटा पर जो है ना सालाना जो खर्चा है महाना, सर मुझे ये बताएं ना कि मैं आपकी बात से कन्विंस हो जाती हूँ, लेकिन आपके अपने गवर्नर आपकी बात से कन्विंस नहीं है। गवर्नर चौधरी सरवर साहब वो कह रहे थे, आपको खुद मालूम है, लंदन में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इस हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत को IMF के आगे यरगमाल कर दिया है। आप उनको कन्विंस कर लें, अवाम को या मुस्लिम लीग नवाज वगैरह को छोड़े, हम सबको लोगों को।
जी, मैं गवर्नर को नहीं जानता, मैं फिगर को जानता हूं। अच्छा। मैं किसी प्रोफेशनल अदारे की सर्वे को जानता हूं। मैं आप कह लें किसी को भी, जब किसी प्रोफेशनल अदारे के फिगर्स आएंगे, मैं किसी को नहीं जानता। गवर्नर की तो और बात है, मैं किसी को नहीं जानता। बेसिक बात है कि आपकी फिगर झूठने बोलती है, स्वीपिंग स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, बाय स्टेटमेंट, गुस्से वाली स्टेटमेंट, तारीफ करने वाली स्टेटमेंट, एक ही बंदे की। जब जिस बंदे के अकाउंट से 16 अरब रुपया आज निकला है, कुछ लोग कहेंगे वो फरिश्ता है, कुछ लोग कहेंगे वो शैतान है। इन दोनों में से कोई फिगर ठीक नहीं है, लेकिन फिगर ये ठीक होगी कि उनके अकाउंट में पैसे गए कितने थे या नहीं गए थे, ये फिगर ठीक होगी। मैं बात कर रहा हूँ फिगर की, मैं फिगर की बात कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल जितने भी अदारे हैं, सुने ना, देखिए आप हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे होंगे सर। जितनी बड़ी तादाद में इस साल लोगों ने खुदकुशियां की हैं, आपकी हुकूमत ने सर क्लेम किया था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर तो छोड़ दें, अभी लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, मर रहे हैं, और उनकी असल वजह यह है कि वो बेरोजगार हैं। तो नहीं समझते कि आप ये एक हुकूमत की बड़ी नाकामी है? एक मिनट, मैं इसमें कहना ये चाह रहा हूं कि देखें, पहले से चीजें महंगी हुई हैं, पूरी दुनिया में महंगी हुई। पहले से यहाँ महंगाई 8-8.5%, ये भी रियलिटी है। पिछले साल से चीजें महंगी हैं। अच्छा, ठीक है जमशेद जी, साहब कह रहे हैं कि महंगाई बड़ी है, रियलिटी है। मैं बस यही सुनना चाह रही थी, क्योंकि आज भी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से खबरें आती रहीं, सिंध में आज भी हमारी क्राइम रिपोर्टर्स हमें बताते रहे कि खुदकुशियों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि बेरोज़गारी है, जिसके बायस लोगों का एक वक्त का खाना खाना भी बहरहाल मुश्किल हो गया। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।